बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन आपको बताते हैं, उसका पूरा विश्लेषण करते हैं, साथ ही साथ सोमवार के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको बताते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपक डोभाल। अगर शेयरों से जुड़ी कोई भी सवाल आपके पास हैं तो हमें कॉल करें। हमारा फोन नंबर है 02223001634। इसके अलावा एक और नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 02223001635। सोशल मीडिया के जरिए भी आप हमसे जुड़िए। फेसबुक पर @ZBusinessOnline ये हमारा पेज और हमारा ट्विटर हैंडल है @ZBusiness। अपने सवाल हमें भेजिए इन हैंडल्स के जरिए और हाँ, हैशटैग जरूर लगाइएगा, #बाजार आज और कल। और मेरे साथ सोमवार के लिए आपकी तैयारी कराने के लिए खास मेहमान जुड़ चुके हैं। इसके अलावा मेरे साथ जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी भी जुड़ रहे हैं, आशीष चतुर्वेदी, और जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के डायरेक्टर संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत। संदीप जी से हम सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं शुक्रवार के बाजार में कैसा रहा मूड माहौल। तो भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा भागा, वहीं निफ्टी करीब 350 अंकों की उछाल के साथ 17,360 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि बैंक निफ्टी 698 अंक चढ़कर 40,609 के लेवल पर बंद हुआ। एनर्जी, आईटी, बैंक समेत सारे सेक्टोरल इंडेक्सेस में जमकर खरीदारी देखने को मिली। तो बाजार में शुक्रवार को किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला और किस तरह का एक्शन था, ये बताने के लिए मेरे साथ आशीष चतुर्वेदी हैं। ओवर टू यू आशीष, बताइए आज दिन भर का एक्शन। देखिए, FY23 का आखिरी ट्रेडिंग सेशन और अप्रैल सीरीज की शुरुआत दोनों अगर आप देखें तो धमाकेदार हुई। निफ्टी ने ट्रिपल सेंचुरी यहां पर लगाई, काफी बढ़िया तेजी, 1.5% से ज्यादा का मूव देखने को मिला। और सिमिलर मूव आपको निफ्टी बैंक पर भी देखने को मिले, जहां पर दिन के दौरान करीब 700 अंकों की तेजी यहां पर आपको देखने को मिली। लेकिन अगर आप पूरा FY23 समअप करके देखें तो काफी अच्छा रहा कुछ सेक्टर्स के लिए। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो FMCG और ऑटो, जहां पर काफी बड़े मूव्स देखने को मिले, लेकिन निराशा रही रियल्टी, मेटल, ये कुछ ऐसे पैक्स है जहां पर आपको गिरावट देखने को मिली। अब बात करें निफ्टी के गेनर्स की तो 3.5% के गेन्स आपको नेस्ले में देखने को मिले, इन्फोसिस है, ICICI बैंक की तरफ से पार्टिसिपेशन देखने को मिला, और इंडेक्स हैवीवेट रिलायंस इंडस्ट्रीज यहां पर भी अगर आप देखें तो बड़ी तेजी आपको नजर आई। गिरने वालों की बात की जाए तो हालांकि कोई बड़ी गिरावट नहीं रही। अपोलो हॉस्पिटल को देखिए 1% की मामूली गिरावट, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस मामूली गिरावट के साथ ये दो स्टॉक जो है बंद हुए। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट्स में अगर आप देखें तो डिफेंस रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं यहाँ पर खास एक्शन देखने को मिला। BEL 6.5% की तेजी यहाँ पर आपको देखने को मिली। गार्डन रीच है, भारत डायनामिक्स है, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स में बड़ी खरीदारी आपको देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स में सोनाटा सॉफ्टवेयर पर भी खास नजर रखिए, अच्छा ब्रेकआउट दिया 11% की तेजी के साथ। अपार इंडस्ट्रीज में 10% की तेजी देखने को मिली। BLS इंटरनेशनल 9% के मूव, मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी देखें तो करीब 9% की खरीदारी रही। इसके अलावा अगर आप देखें तो गिरावट रही कल्याण ज्वेलर्स में, साथ में अगर आप देखें तो टोरेंट पावर 4% की गिरावट, ऑयल इंडिया और NHPC में भी करीब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। 3% की गिरावट के साथ ये स्टॉक बंद हुआ। चलिए अब हमारे खास मेहमान का रुख करते हैं। ट्रेडस्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन जी हमारे साथ हैं। संदीप जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सर पोजिशनल लॉन्ग टर्म तो आपसे समझेंगे, लेकिन पहले जरा आपका विश्लेषण हो जाए, जो स्थिति है मौजूदा बाजार की, उसका आकलन कैसे करेंगे सर? देखिए, बाजार में कल और आज वाकई में बहुत अच्छा माहौल रहा। और सर्टेनली देखिए, एक तो कुछ तो ईयर एंडिंग भी है, फाइनेंशियल ईयर एंडिंग का भी इंपैक्ट रहता है, और कुछ दिनों से इंडियन मार्केट्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे ग्लोबल मार्केट्स को। और दूसरी बात है कि FIIs भी धीरे धीरे पॉजिटिव होने लगे हैं मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स में भी, तो ये एक रीजन था। और मिड कैप स्मॉल कैप बहुत ज्यादा टूटे, और साथ में रिलायंस का तड़का था। रिलायंस ने अच्छा खासा मार्केट्स को तोड़ा हुआ था, बट आज वन ऑफ द टॉप गेनर्स था। अगर BEL को छोड़ दो तो रिलायंस जैसा हेवी वेट भी अगर 4-4.5% तक ऊपर चला जाए, सो दैट्स अ बिग डील। और जो भी लार्ज कैप्स थे वो सब अच्छा कर रहे थे, विक्स भी नीचे आया, सो थोड़ा बहुत मुझे, और करेंसी भी थोड़ी कंट्रोल में आ रही है, सो पॉजिटिविटी तो थी। और अब देखना है कि आगे, अब अप्रैल का महीना आ रहा है, नया फाइनेंशियल ईयर है,
सो हम लोग एक अच्छे पॉजिटिविटी के साथ इस फाइनेंशियल ईयर में जा रहे हैं, नए फाइनेंशियल ईयर में। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नजरें बनी रहेगी, रेगुलेटर्स पे नजरें बनी हुई रहेगी, क्रेडिट पॉलिसी भी है आगे। सो ओवरऑल सब कुछ है, बट फिर भी मुझे लगता है कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो इतना पेन था कहीं ना कहीं उसको एक थोड़ा रिलीफ मिला है, और मार्केट्स में भी एक ये थोड़ी सी एक सेफ्टी दिखने लगी है। जिस तरीके से विक्स वगैरह भी नीचे आए हैं, 16,800-900 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा, और ऊपर देखना कि 17,400-500 का लेवल को क्रॉस करता है क्या मार्केट्स, ये देखना जरूरी है। बट आज का जो मूव था वो बहुत एनकरेजिंग था। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, लाइक फिंगर्स क्रॉस्ड, कुछ नहीं कह सकते हैं। फ्राइडे सैटरडे संडे है, फिर बीच में भी एक दिन बंद है, ट्रंकेटेड वीक है, महावीर जयंती की भी बंद है। सो वॉलेटिलिटी और रिस्क तो बनी हुई है, बट यस अपने लिवरेजिंग कम से कम करें, और अगर एवरेजिंग करनी है तो स्टैगर्ड वे में अच्छे जो कैश मार्केट के स्टॉक्स जिनको आपने ऊपर के लेवल्स पे लिया हुआ है उनको नीचे के लेवल्स पे थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ओके सर, और मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए और थोड़ा सा भविष्य का थोड़ा सा आकलन करते हुए आप पोजिशनल और लॉन्ग टर्म क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, पोजिशनल पिक के तौर पे मैं एक फार्मा स्टॉक लाया। फार्मा स्टॉक्स आज भी अच्छा कर रहे थे और कुछ दिनों से ठीक ही कर रहे हैं। तो वहां पे नेटको फार्मा एक बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक है अगेन, और अंडर परफॉर्मिंग किया हुआ था मार्केट्स को, और सेक्टर भी थोड़ा वैसे ही अंडर परफॉर्मर है। तो 564 के लेवल से बंद हुआ है, और 590 का टारगेट लगाया, 547 का स्टॉप लॉस। 590 का टारगेट और 547 का स्टॉप लॉस आपने लगाना है। तो ये है पोजिशनल पिक। और लॉन्ग टर्म पिक क्या रहेगी सर? बिल्कुल एक मेरा ओल्ड फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट बोल लीजिए आप, एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, जिसको मैंने रिसेंटली भी मार्च के महीने में ही रेकमेंड किया हुआ एसपीएल मिड कैप सेगमेंट में, और बॉटम आउट हुआ है। मार्केट्स जब देखिए इतने वॉलेटाइल होते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो स्टॉक वैसा ही देखना होता है। भले ही वी में साउंड रिपीटेटिव, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उससे कन्विक्शन सामने आता है। और जिन्होंने ले रखा, हमारे राय पे जब मार्च की 8 तारीख को मैंने रेकमेंड किया था, और उसके बाद से अगर ले रखा है तो नीचे भी आने पे अगर होल्ड किया है, तो अब लगता है कि माहौल अच्छा जो मिड कैप स्मॉल कैप में आज हुआ, और ये स्टॉक भी अपने 200 डेमा के ऊपर क्रॉस होकर बंद हुआ है। एंड फंडामेंटली कहीं कोई इश्यू नहीं, इट्स अ ग्रेट कंपनी। इनफैक्ट देखिए, ये कंपनी एशियन पेंट्स का एक डिवीजन हुआ करता था, 1980 में ये स्टार्ट हुआ। उसके बाद ये स्पिन ऑफ हुआ, और जो एक पर्टिकुलर पार्टनर बोल लीजिए, जो फॉर्मर एमडी थे एशियन पेंट्स के, मिस्टर अतुल चौकसी, ये कंपनी उन्होंने टेक ओवर की, उनके अंडर में आई, और इस कंपनी को उन्होंने चलाया। और कई सालों तक बहुत ज्यादा अगर अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं था, तो बट कुछ सालों से बहुत गजब की कैगर आ रही है कंपनी में। प्रॉफिट्स देखिए 28% की कैगर है प्रॉफिट, पिछले 3 साल की, 5 साल की 35% की है। और ये कंपनी बनाती क्या, पहले मैं ये बता देता हूँ, सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक लेटेक्स बनाती है, और इंडिया की लीडिंग ब्रांड है। इनके कई सारे अच्छे लीडिंग कंपनी और कई सारे ब्रांड्स हैं जो मार्केट में काफी अच्छे खासे यूज होते हैं। और इमर्सन जो पॉलीमर्स होते हैं उसमें इनके, सर हमारे दर्शकों की दरख्वास्त है कि एक बार फिर से दाम बता दें आप। नाम एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, एप्कोटेक्स, APCOTEX, या एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज है, जो कि एशियन पेंट्स का डिवीजन था। और अब मैं बताना चाहता हूं, ये कंपनी देखिए वन ऑफ द ओनली मैन्युफैक्चरर है, NBR बोल के एक रबर होता है, जो नाइट्राइल ब्यूटाडीन रबर बोलते हैं, उसका मैन्युफैक्चरर है। और यूजर इंडस्ट्रीज देखिए, ऑटो कंपोनेंट्स में, गैस्केट्स में, फ्रिक्शन मटेरियल्स में, टायर कोट डिपिंग में, कंस्ट्रक्शन ग्लव्स में, ये सब में यूज होता है, सर्जिकल यूज भी है। और फंडामेंटल्स के बाद मैं कर रहा था, उससे भी कंटिन्यू करता हूं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज अमेजिंग, 35%, रिटर्न ऑन इक्विटीज 28%, प्रॉफिट की ग्रोथ 5 साल की 35%, और ओवरऑल इनका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो भी बहुत बढ़िया आ रहे थे, पिछले 4 क्वार्टर से बढ़िया आ रहे हैं। दिसंबर का हालांकि पिछले दिसंबर के मुकाबले मार्जिन्स पे प्रेशर था बोल के नीचे आया, इसलिए ऊपर के लेवल से करेक्ट भी किया। बट टीटीएम बेसिस पे कंपनी 100 करोड़ के ऊपर 116 करोड़ पिछले 1 साल में कमाई है। सो दैट्स अगेन अमेजिंग। और जो मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात कर रहा था, 59% के लगभग 58-59% प्रोमोटर्स होल्ड करते हैं, और DIIs और FIIs करीब आधा % के लगभग ही होल्ड करते हैं। बट एनीवेज, जो प्रोमोटर बैकग्राउंड है और जो कंपनी का पेडिग्री रहा है, और जिस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है, तो कंपनी को बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह भी मिले, उससे भी कॉन्फिडेंस आता है। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है। और रेटिंग्स वगैरह भी देख रहा था, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग, AA-, अगर लॉन्ग टर्म फंड में होती है, लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड जो फैसिलिटीज लेने के लिए जो रेटिंग दी जाती है, दैट इज वेरी इंप्रेसिव। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लिया जा सकता है।
486 के लेवल्स पे आज बंद हुआ है। 560 के टारगेट के लिए स्टॉक को खरीदें। ठीक है सर, तो एक बार फिर से पोजिशनल जो पिक है नेटको फार्मा 590 का टारगेट दिया है संदीप जी ने, और 547 का स्टॉप लॉस लगाना आपको नहीं भूलना है। और लॉन्ग टर्म के लिए एपोटेक्स इंडस्ट्री जो 560 के टारगेट के लिए आपको लंबी अवधि के नजरिए से बाय करने की सलाह दी गई है। अब कुछ दर्शकों के सवाल जो हमें उन्होंने विभिन्न माध्यमों से भेजे हैं, और साक्षात कुछ दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे भी अपने सवाल पूछने के लिए। ऐसे ही एक दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, केवी सिंह साहब मुरादाबाद से। सिंह साहब बहुत बहुत स्वागत, पूछिए संदीप जी से अपना सवाल। नमस्कार सर, आप दोनों को बहुत बहुत नमस्कार सर। धन्यवाद सर। मेरे पास KEI के 40 शेयर है एट द रेट ऑफ 950। तो सर मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें, क्या मैं इस रेट में और एक्यूमुलेट कर सकता हूँ? ठीक है सिंह साहब। संदीप जी, KEI पर लॉन्ग टर्म नजरिए के हिसाब से 950 का लेवल है सर, इनका क्या करना चाहिए? 950 पे लिया है और आज 1700 के लगभग भाव है, तो अच्छे प्रॉफिट पे बैठे हैं। पहले तो बधाई हो इनको। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक अच्छा है, केबल्स के स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। हालांकि ये स्टॉक अपने देखिए हाईज के आसपास पहुंच गया और जबरदस्त आउट परफॉर्मर रहा है मार्केट्स का। तो मेरे हिसाब से ये होल्ड भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं केबल्स के स्टॉक में पॉलीकैब भी रिसेंटली रेकमेंड किया और ये भी मेरे रडार पे है। कई दिनों से मैंने 2 रेकमेंड नहीं किया, कई बार कुछ डेट्स की वजह से या स्टॉक का करेक्शन का इंतजार करते हुए इसको रेकमेंड नहीं किया। बट यस, द स्टॉक इज डूइंग वेरी वेल, द कंपनी इज डूइंग वेल। अच्छा खासे क्वार्टरली रिजल्ट्स थे दिसंबर वाले भी, तो मेरे हिसाब से ये होल्ड कर सकते हैं। बाकी ये भी है कि इनके अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, तो थोड़ा सा अगर ऊपर यहां से जाता है तो देखिए 1800 के लगभग आए तो वहां पे थोड़ी सी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी इनको करनी चाहिए। ठीक है सिंह साहब, तो KEI पर आपको बने रहने की सलाह, और 1800 के लेवल अगर आप आए तो एक पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, ये है आपको सलाह। अगले कॉलर हमारे कुलदीप सिंह साहब जुड़ चुके हैं राजस्थान से। कुलदीप जी बहुत बहुत स्वागत, पूछिए संदीप जी से अपना सवाल। हेलो सर। जी कुलदीप जी पूछिए सवाल सर। जी सर, मेरे पास IRCTC है, 660 के भाव से 111 शेयर हैं। 660 के भाव पर IRCTC। संदीप जी क्या सलाह देंगे? देखिए, मैं IRCTC को लेकर हमेशा बेरिश रहा हूं एंड मुझे ज्यादा ये स्टॉक अच्छा नहीं लगता वेरी फ्रैंकली, इन द सेंस दैट कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, एक PSU है, बट वैल्यूएशंस मुझे महंगे लगते हैं और बहुत बढ़िया है, टिकटिंग की एक तरीके से मोनोपोली है। बट सारी चीजों में कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कभी भी कोई चीज और प्राइवेटाइज हो जाए या वैल्यूएशंस है और कभी डिसइन्वेस्टमेंट की एक तलवार जो लटकी हुई रहती है PSUs में, वो आता तो स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करते हैं और टेक्निकली भी वीक था। और मुझे लगता है कि स्टॉक में वेरी फ्रैंकली मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं और मेरा थोड़ा बायस्ड ओपिनियन ही मैं बोलूंगा। तो मेरे हिसाब से मैं जिनको भी राय देता हूं ये बोलता हूं कि उछाल पे एग्जिट कर जाए। मार्केट्स अगर ठीक हो रहे हैं तो उछाल तो आएगा ही आएगा, लाजमी है, हर स्टॉक में आता है, तो वहां पे उछाल में एग्जिट करने की राय। कुलदीप जी, IRCTC पर आपको एक सेफ विंडो देखते हुए उछाल जब भी आए तो एक एग्जिट लेने की आपको सलाह दी जा रही है। अगले कॉलर अजय सिंह साहब जुड़ रहे हैं कानपुर से। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए संदीप जी से अपना सवाल। जी नमस्कार सर। नमस्कार। एक्चुअली मेरे पास भेल BHEL के 500 शेयर है जी 73 रुपए के भाव में। ओके, और 1 साल से लेके 1.5 साल तक मैं इसको रख सकता हूँ। ठीक है सर, लॉन्ग टर्म नजरिया लेकर चल रहे हैं। BHEL 73 के स्तर पर इन्होंने खरीदारी की है। अजय जी को क्या सलाह देंगे संदीप जी? देखिए, होल्ड करें एक बार। देखिए, ये सारे स्टॉक्स जो है, जिस तरीके से सरकार का कैपेक्स पे फोकस और कैपिटल गुड्स अच्छा लग रहा है और डिफेंस के सारे स्टॉक्स भी अच्छा कर रहे हैं और PSUs पर्टिकुलरली इस बार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक बार ये होल्ड कर सकते हैं। अपने बुक वैल्यू से नीचे ही चल रहा स्टॉक, तो ऊपर का लेवल भी देखिए अच्छा खासा स्टॉक ने दिखाया हुआ 90 रुपए के ऊपर भी। तो अगर 80-85 के लेवल्स आए तो वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करने की कोशिश करें और अभी तो होल्ड करें। चलिए, अब कुछ सवाल हम व्हाट्सएप से आए हुए जो सवाल हैं वो भी ले लेते हैं। ICICI बैंक पर प्रभात कुमार जी ने सवाल भेजा है लखनऊ से, और इनके पास 200 शेयर है और भाव है इनका 900 रुपए का। इनके लिए क्या सलाह रहेगी सर, प्रभात जी के लिए? देखिए, ICICI बैंक वैसे देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर में एक स्टॉक जो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है वो ICICI बैंक। इट इज वन ऑफ माय टॉप पिक्स, और प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो, सब में से अगर टॉप कोई बैंक लग रहा है तो मुझे ICICI बैंक ही लगता है। और सबसे बढ़िया बात है, ऊपर के लेवल से करेक्ट भी हुआ स्टॉक
और टेक्निकली भी स्ट्रांग हो गया है और कहीं ना कहीं इश्यू जरूर से बैंकिंग सेक्टर को लेकर आ रहे हैं। जब भी कोई भी डेट्स को लेकर कोई ग्रुप के रिलेटेड न्यूज आती है तो सारे स्टॉक्स टूटते हैं और बाहर भी जो बैंकिंग सेक्टर को लेकर न्यूज है उसकी वजह से प्रेशर जरूर पड़ा है। बट देखिए ये स्टॉक 958 का लेवल्स ऊपर दिखाया हुआ, वहां से करीब 10% के लगभग करेक्ट हुआ है और डाउन साइड बहुत ज्यादा मुझे लगती नहीं है। 825 से 50 का एक रेंज है जहां पे ये स्टॉक सपोर्ट लेता है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक को लेना चाहिए और इन्होंने लिया हुआ है तो होल्ड करें और जिनको लेना है वो स्टैगर्ड वे में बिल्कुल एंट्री भी ले सकते हैं। तो आईसीआईसीआई पर बने रहें करंट लेवल्स के साथ। ये है प्रभात जी को सलाह संदीप जी की। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रकाश जी भरतपुर से। प्रकाश जी स्वागत सर, पूछिए अपना सवाल। फोन कट गया प्रकाश जी का। प्रकाश जी का सवाल हमारे पास दूसरे माध्यमों से भी उन्होंने भेजा है। तो प्रकाश जी का सवाल दरअसल बेयर क्रॉप पर है और 1200 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है। इन्हें क्या सलाह देंगे संदीप जी? बेयर क्रॉप देखिए, वैसे तो देखिए एक एमएनसी कंपनी है, बेहतरीन कंपनी है, कोई इश्यू नहीं है और बहुत करेक्ट हुआ है। तो मैं यही राय दूंगा कि अब तो एग्जिट नहीं बनता है। ऊपर के लेवल्स देखिए कहां पे ये स्टॉक ऊपर 5600-5700 के लेवल से आज 4000 के लेवल्स पे है। मार्केट करेक्ट हो रहा है और कुछ ये फर्टिलाइजर वाले स्टॉक्स और एग्री इनपुट्स वाले स्टॉक्स इन दिनों में करेक्ट भी ज्यादा किए हैं। बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक कहीं ना कहीं अभी सपोर्ट्स के आसपास ही है, ज्यादा घबराना नहीं चाहिए और मेरे हिसाब से इसको होल्ड करना चाहिए स्टॉक को। तो बेयर क्रॉप को होल्ड करें करंट लेवल्स के साथ और आपने जो जिस भाव पे लिया है। और अब अगला सवाल हम लेंगे सोशल मीडिया से आए हुए हमारे कुछ साथियों के जरिए जो भेजे गए हैं। देवेंद्र मेघवाल चित्तौड़गढ़ से अपना सवाल भेज रहे हैं सर, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स पर 421 की इनकी खरीदारी है सर, देवेंद्र जी को क्या करना चाहिए? अच्छे खासे ऊपर के लेवल्स पे इन्होंने एंट्री ली है। देखिए ये स्टॉक वैसे बढ़िया लगता है, आईपीओ के समय से ही रेकमेंड कर रहे हैं, बट कुछ ना कुछ देखिए अभी जो थोड़ी देर पहले बात हुई, सारे केमिकल स्टॉक्स हो या ओवरऑल ये स्पेशलिटी केमिकल्स और ये सब स्टॉक्स थोड़े करेक्ट हुए हैं और ऊपर के लेवल से दुख की बात है कि ये बहुत ऊपर के लेवल्स पे एंट्री की और वहां से करेक्ट काफी हुआ है। बाकी देखिए सेल्स की ग्रोथ और रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब बढ़िया है और अब मैं राय तो यही दूंगा कि होल्ड करें क्योंकि ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। और क्वार्टरली रिजल्ट जरूर से थोड़े हल्के आए थे, उसमें कोई दो राय नहीं है, बट फिर भी मेरे हिसाब से कंपनी को होल्ड करें और उछाल आए तो अब 400 का पता नहीं जो इन भाव पे जिन्होंने लिया है वहां तक पहुंचे या नहीं पहुंचे, बट 300 से 350 के रेंज में जरूर से एक बार प्रॉफिट बुक करने की या लॉस मिनिमाइज होता है तो उस टाइम पे एग्जिट करके दूसरे कोई सस्ते स्टॉक पे स्विच करने की कोशिश करें। सस्ते का मतलब वैल्यूएशन के लिहाज से सस्ता। ओके, तो ये है देवेंद्र जी को सलाह संदीप जी की ओर से। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिलन सिंह साहब, जो कि अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मिलन जी बहुत बहुत स्वागत सर, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ, मेरे पास नाहर स्पिनिंग के शेयर है, 319 शेयर है जी, 374 मेरी बाइंग प्राइस है। ठीक है सर। नाहर स्पिनिंग पर, जी हाँ, नाहर स्पिनिंग पर 374 के लेवल पर इन्होंने खरीदारी की है। संदीप सर क्या इनको सलाह देंगे? बिल्कुल, इनके भी पेन पूरा है और लाजमी है, इतने ऊपर लिए हुए हैं और नीचे भी आया है और ऐसा नहीं कि इस सेक्टर से हमने स्टॉक्स रेकमेंड नहीं किए, मैंने स्टॉक्स भी रेकमेंड किए हैं और मैं यही कहूंगा कि मुझे नितिन स्पिनर इस सेगमेंट से ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि नाहर ग्रुप में भी ऊपर के लेवल से करेक्ट हो गया, ऐसे लेवल पे आ गया और एक बॉटमिंग आउट प्रोसेस भी दिख रहा है, तो उछाल भी फास्ट आ सकता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 300 के ऊपर और ज्यादा उछाल आ सकता है। बाकी ओवरऑल वैल्यूएशंस के लिहाज से बहुत सस्ता हो गया स्टॉक और क्वार्टरली रिजल्ट खराब थे क्योंकि कॉटन की प्राइसेस को लेकर वहां पे वॉलेटिलिटी और सबको लेकर कॉटन रिलेटेड स्टॉक्स अच्छा नहीं कर रहे थे और टेक्सटाइल स्टॉक्स भी अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बट मुझे अब लगता है कि इनको होल्ड करना चाहिए। माहौल उतना खराब नहीं है जितना था और अब धीरे धीरे बेहतर हो रहा है, तो बने रहें और कहीं ना कहीं उछाल पे ये स्विच कर जाए टू नितिन स्पिनर्स अगर वो स्टॉक सही लेवल पे मिलता है तो। और ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के चंदन तापड़िया साहब जुड़ चुके हैं। चंदन जी बहुत बहुत स्वागत है सर, बताइए सोमवार के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। नमस्कार। देखिए, बाजार में पिछले 2 दिनों से अच्छी रिकवरी देखने को मिली है और जिस हिसाब से वॉलेट इंडेक्स गिरा है और डेटा सेटअप जो चेंज हुआ है इंडिकेट कर रहा है थोड़ा और अपमूव बनना चाहिए। पिछले 2 दिन की हम बात करें तो निफ्टी ने लगभग 450-450 पॉइंट का रनअप देखा है और पिछले जो 10-12 दिनों का कंसोलिडेशन था वो यहाँ पे ब्रेकआउट के तौर पे तब्दील हुआ है
तो कहीं ना कहीं हमारा मानना है कि निफ्टी 17,442 17,500 की तरफ बढ़ सकता है। अब स्टॉक वाइज बात करें तो सबसे पहली बात तो बैंक निफ्टी यहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस में जो मेन लीड रोल है वो आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक का देखने को मिला है। तो पहले ट्रेड सेटअप पे हम आईसीआईसीआई बैंक पे फोकस करेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का 180 का कॉल खरीदारी की सलाह रखेंगे। आईसीआईसीआई बैंक का जो अप्रैल मंथ का 880 का कॉल है अभी लगभग 20 रुपए 95 पैसे के आसपास चल रहा है। इस कॉल में हम फोकस करेंगे। इस कॉल में लगभग आप देखें तो नीचे में 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ऊपर में लगभग 35 रुपए तक के टारगेट बनने चाहिए। तो पहला ट्रेड आईसीआईसीआई बैंक 880 का कॉल, 13 का सपोर्ट, 15 रुपए का टारगेट। अब जो दूसरा ट्रेड सेटअप है वो हम डॉक्टर रेड्डी पे ढूंढ रहे हैं। डॉक्टर रेड्डी में आप देखोगे तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे बना हुआ है। 4,700 की कॉल पे फोकस किया जाना चाहिए डॉक्टर रेड्डी पे। जहाँ तक मैं देख रहा हूँ यहाँ पे पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। 50 रुपए के सपोर्ट से खरीदारी की सलाह रखेंगे, ऊपर में 115 तक के टारगेट डॉक्टर रेड्डी की 4,700 की कॉल में बनने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आईसीआईसीआई और डॉक्टर रेड्डीज ये हैं ऑप्शन की स्ट्रैटेजी। आईसीआईसीआई पर 880 की कॉल की खरीदारी, 13 का स्टॉप आपको लगाना है 15 के टारगेट के लिए, और डॉक्टर रेड्डीज पर भी 50 के स्टॉप लॉस के साथ आपको 115 के आसपास का टारगेट लेकर चलना है। तो ये है ऑप्शंस पर तापड़िया जी की सलाह। हमारे साथ संदीप जी भी जुड़े हुए हैं। संदीप सर, आप भी इंट्राडे कॉल बता दें सर सोमवार के लिए। बिल्कुल, इंट्राडे कॉल में लाया हूं डाबर अगेन। आज मतलब एफएमसीजी स्टॉक्स भी बढ़िया कर रहे थे और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे माहौल में सेफ्टी के साथ भी रहना चाहिए। डाबर एक अच्छा करेक्टेड स्टॉक है और इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया बैठता है। 541 का स्टॉप लॉस लगा है, 552 554 का टारगेट इंट्राडे एफएनओ पिक के तौर पे डाबर इंडिया। चलिए, तो डाबर है संदीप जी की पसंद इंट्राडे के लिए, और टारगेट्स और स्टॉप लॉस का ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप सर, आपने वक्त निकाला, इतने सारे सवालों के जवाब दिए। थैंक यू सो मच। तो बाजार अगले हफ्ते में आज बस इतना ही। सोमवार को फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दें। नमस्कार।